गरीब बहू को मायके से ज्यादा ससुराल में सुख। माधव गरीब किसान था जो खेती करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। आज उसकी पत्नी सुलक्षणा को प्रसव पीड़ा हो रही थी और माधव घर की दहलीज पर खड़ा दाई माँ की आवाज का इंतजार कर रहा था। तभी एक नन्हे से बच्चे की आवाज बाहर तक आती है और माधव का दोस्त रामू उसे बधाई देता है और कहता है, मुबारक हो माधव भाई, बच्चा हो गया है। बस भाभी भी बिल्कुल ठीक हो। अब तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा और तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ रामू, मैं बस यही चाहता हूँ कि गंगा मैया सब कुछ ठीक करे और कोई परेशानी ना हो मेरी जिंदगी में। माधव ये बोलता है कि तभी दाई माँ दरवाजा खोलती है और उसके हाथ में एक नन्ही सी बच्ची थी जो कि बिलख बिलख कर रो रही थी। दाई माँ ने वो बच्ची माधव के हाथ में दी और कहा, माधव, बेटी हुई है लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं बच पाई, माफ कर देना। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना बोलकर माधव अब फूट फूट कर रोने लगता है, पर क्योंकि उसकी बच्ची ने अभी जन्म ही लिया था और उसने इस धरती पर आकर एक दिन भी नहीं गुजारा था, इसीलिए अब माधव खुद को संभालता है क्योंकि अब उसे अपनी बच्ची के लिए जीना ही था। माधव अपनी बेटी की परवरिश अकेले करता है। वो अपनी बेटी के लिए माँ भी बन चुका था और पिता भी। ऐसे ही समय गुजरता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। अब उसकी बच्ची रोशनी 10 साल की हो जाती है और एक दिन उसकी बहन उसके पास आकर कहती है, माधव, रोशनी 10 साल की हो गई है और वो बड़ी हो रही है। उसे भी एक माँ के प्यार की जरूरत है। मैं तो तुझे यही कहती हूँ कि तू किसी से शादी कर ले। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, उसके भी पति का देहांत हो गया है और उसके 2 बच्चे हैं। रोशनी को भी भाई बहन मिल जाएंगे तो वो खुशी से अपना जीवन जी जाएगी। हमारी खुशी भले ही किसी से कुछ कहती नहीं, पर सच तो यह है कि उसे कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी खलती है। उसे अपनी माँ का प्यार चाहिए क्योंकि हर बच्चे को अपनी माँ का आंचल चाहिए होता है। लेकिन बहन, मैं अपनी बेटी के लिए उसकी दूसरी माँ कैसे ला सकता हूँ? तू तो जानती ही है ना कि सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। अगर उसने मेरी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी दी तो? देख माधव, मैं तेरी बात अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन तुझे अपनी बेटी के बारे में भी सोचना होगा। वो भी बहुत छोटी है, उसे माँ का प्यार चाहिए। कर ले शादी और दे दे अपनी बेटी को उसकी माँ का प्यार। बहन, वैसे तो मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मेरी शादी करने से मेरी बेटी को सुख मिलता है तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है। माधव अब अर्पणा नाम की लड़की से शादी के लिए हाँ कर देता है और अर्पणा शादी करने के बाद काजल और रवि नाम के अपने 2 बच्चों को लेकर आ जाती है। माधव के आगे तो वो रोशनी को अपने गले से लगाकर कहती है, अरे मेरी प्यारी सी बच्ची, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ कि जिंदगी में तेरे साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, लेकिन अब मैं तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। रोशनी को भी लगता है कि उसे उसकी माँ मिल गई है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि अर्पणा उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। धीरे धीरे समय गुजरता है और रोशनी को अर्पणा का असली चेहरा दिखने लगता है। अर्पणा रोशनी से सारे घर का काम करवाया करती और उसने उसका स्कूल भी छुड़वा दिया था। घर का खाना बनाना, साफ सफाई, सब कुछ रोशनी किया करती और अर्पणा और उसकी बेटी काजल सिर्फ सारा दिन आराम किया करती। ऐसे ही एक दिन रोशनी खाना बना रही होती है और उससे रोटी जल जाती है। अर्पणा उसके बाल पकड़कर कहती है, तुझे अभी तक रोटी बनानी नहीं आई? इतने सालों से तुझे स्कूल छुड़वाकर तुझे खाना बनवा रहे हैं, तब भी तेरा यही हाल है। कल को दूसरे घर जाएगी तो किसी को क्या मुंह दिखाएगी? हर कोई यही कहेगा कि सौतेली माँ ने कोई काम नहीं सिखाया। माँ, अब इससे क्यों बहस कर रही हो? इससे बहस मतलब जिंदगी में तहस नहस, इसे तो कुछ समझ नहीं आता है। तेरी सजा यह है कि आज तुझे खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिलेगा। जब सारा दिन भूखी रहेगी तो अपने आप ही रोटी जलनी बंद हो जाएगी। अर्पणा रोशनी को एक निवाला भी नहीं देती और रोशनी सारा दिन भूखी रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने खुद से कहा, माँ, अगर तुम जिंदा होती तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता। लोग सही कहते हैं कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है और कभी वो अपनों जैसा प्यार नहीं दे सकती। यूं ही कई साल बीते और अर्पणा का अत्याचार रोशनी चुपचाप सहती रही और कभी अपने पिता माधव को उसने कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ही अब रोशनी शादी के लायक हो गई थी और एक दिन उसकी पड़ोसन विनीता आई और अर्पणा से बात करने लगी। अरे अपर्णा बहन, अब तो रोशनी भी शादी के लायक हो गई है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैंने उसके लिए एक रिश्ता देखा है। बहुत ही अमीर घर वाले हैं
और रोशनी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ अब रोशनी के हाथ भी लेकर दो। अर्पणा ये बात सुनकर चिढ़ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोशनी किसी अमीर और अच्छे घर में शादी करके जाए। और उसने विनीता से कहा, अरे नहीं बहन, रहने दो। वैसे भी अमीर घर में शादी करके जाएगी तो 100 तरीके की दिक्कत आएगी, उनकी डिमांड होगी और वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। कोई डिमांड नहीं है उनकी, लड़की सिर्फ 2 जोड़े में चाहिए। और अमीर तो वो लोग इतने हैं कि लड़की को पैर जमीन पर भी नहीं रखने देंगे। नहीं बहन, रहने दो, मेरा मन ही नहीं मान रहा। बगल में बैठी हुई काजल जो मोबाइल चला रही थी, वो भी ये सारी बातें सुन रही थी। और काजल ने बीच में बोला, आंटी आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं मम्मी को थोड़ा समझाती हूँ, फिर हम बताएंगे कि हमें शादी करनी है या नहीं। हम आपको कल तक जवाब देंगे। विनीता वापस अपने घर की तरफ आने लगी और जाते जाते बोल कर गई, हाँ काजल बेटा, अपनी माँ को समझा, ऐसा रिश्ता नसीबों से मिलता है और उसके सर से सौतेली माँ का कलंक भी हट जाएगा। वरना सब कहेंगे कि अमीर घर से रिश्ता आया था और सौतेली माँ थी, इसलिए चिढ़कर शादी नहीं होने दी। विनीता ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद में अर्पणा काजल पर भड़कते हुए कहती है, तू पागल हो गई है क्या काजल? अगर इतने अमीर और अच्छे घर से रिश्ता आएगा तो मैं तेरी शादी करवाऊंगी ना, कि उस अनाथ लड़की की रोशनी की। तूने उस विनीता को ऐसा क्यों बोला कि हम सोच कर बताते हैं? अरे वाह, आंटी बिल्कुल ठीक बोलकर गई है। अगर हमने रोशनी की शादी उस अमीर घर में करवा दी तो पूरे गांव में ये हल्ला हो जाएगा कि आप बहुत अच्छी सौतेली माँ हैं और आपने रोशनी को हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा है। यही बात तो ठीक है, लेकिन वो रोशनी तो उम्र भर खुश रहेगी ना, और उसकी खुशी देखकर मुझे जलन होगी। माँ, वो खुश रहे या ना रहे, लेकिन हम बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। वो कैसे काजल? माँ, अगर हमने रोशनी की शादी अमीर घर में करवा दी तो वो वहाँ का पैसा यहाँ लेकर भी तो आ सकती है। सोचो, उसके पास कुछ ही समय के बाद वहाँ की तिजोरी की चाबी और बहुत सारे गहने आ जाएंगे और सारे गहने हम ले लेंगे। आखिर वो हमारे लिए इतना जो कर रही है। ये बात सुनने के बाद अर्पणा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, वाह, मेरी बेटी तो बहुत ही चतुर और चालाक है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तू इतनी समझदार है। मैंने तो ये बात कभी सोची ही नहीं। पूरे गांव में मेरा नाम भी हो जाएगा और हम अमीर भी हो जाएंगे। अर्पणा ये बात सुनकर तैयार हो जाती है और उसके बाद विनीता को जाकर शादी के लिए हाँ कर देती है। विनीता भी अब लड़के वालों से बातचीत करके रिश्ते की बात आगे बढ़ाती है और लड़के वाले रोशनी को देखने के लिए आते हैं। और लड़के की माँ ने कहा, देख बहन, हमें कोई लालच नहीं है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बस ऐसे ये लड़की चाहते हैं जो कि हमारे घर में आए और हमारे घर को अच्छे से बसा सके और मेरे बेटे प्रफुल्ल का अच्छे से ख्याल रख सके। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, हमने अपनी बेटी रोशनी को पलकों पर बिठा कर रखा है और उसे घर का सारा काम बहुत अच्छे से आता है। माना थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन समझदार बहुत है हमारी बेटी। जी चाची, आपको तो हमारी रोशनी दीदी पसंद आई ना? प्रफुल्ल ये बात सुनकर शर्मा जाता है, जिसके बाद अब सभी रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। रोशनी को भी प्रफुल्ल देखने में बहुत पसंद आता है, लेकिन रोशनी की मर्जी तो उसके सौतेले परिवार ने पूछी ही नहीं थी। वे लोग 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकालकर चले जाते हैं और रोशनी ने कमरे में बैठे बैठे खुद से कहा, हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर अब तक बहुत दर्द झेले हैं। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ भरना है। अगर मेरा मायका जैसा है वैसा ही मेरा ससुराल हुआ तो ये मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने तक अर्पणा और उसकी बहन काजल रोशनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते, उसको समय से खाना दिया करते और ये सब कुछ देखकर रोशनी को बड़ी हैरानी होती। लेकिन फिर उसने एक दिन मन में सोचा, शायद ये लोग मेरा ख्याल इसलिए अच्छे से रख रहे हैं क्योंकि मैं कुछ समय के बाद घर से चली जाऊंगी और इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और रोशनी की शादी प्रफुल्ल से हो जाती है और अब रोशनी अपने ससुराल आ जाती है। रोशनी को शादी में बहुत सारे गहने मिले थे, लेकिन वो सारे गहने अपनी अलमारी में रख देती है और ज्यादा गहने नहीं पहनती। अगली सुबह वो पहली रसोई की रस्म करने के लिए जाती है तो रसोई में उसकी ननंद आरती सब लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी। भाभी उठ गई, थोड़ा देर और आराम कर लेती। वैसे भी शादी ब्याह के काम में आप बहुत ज्यादा थक गई होगी ना, आपको आराम की जरूरत है। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई क्या? आप क्यों नाश्ता बना रही है? अब तो मैं इस घर की बहू हूँ और घर का काम करना मेरा फर्ज है, फिर आप ये काम क्यों कर रही हैं?
भाभी आपसे कोई गलती नहीं हुई है, अभी तो आप नई नई शादी करके आए हो, आपके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं गया है, फिर आप रसोई का काम करती अच्छी नहीं लगेंगी ना, इसलिए मैंने सारा काम कर दिया है। रोशनी को यह सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसे जीवन में कभी भी इतना प्यार और सम्मान नहीं मिला था। और उसके बाद वो सब लोगों के लिए अपनी ननंद के साथ मिलकर खाना लगा देती है। सब लोग जैसे ही खाना खाते हैं तो रोशनी के देवर ने कहा, भाभी आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, भैया का तो पता नहीं लेकिन मेरा मन कर रहा है आपके हाथ चूम लूं। अरे कार्तिक, कुछ तो सोच समझ कर बोल, तू रोशनी का देवर है लेकिन थोड़ा तो सोच सकता है ना। कार्तिक और प्रफुल्ल की बात सुनकर पहली बार रोशनी ने खुलकर अपने ससुराल वालों से बात की और कहा, देवर जी, अगर आपको ये अच्छा खाना लगा है तो किसी के हाथ चूमने हैं तो आपको अपनी ही बहन के हाथ चूमने पड़ेंगे, क्योंकि खाना मैंने नहीं ननद जी ने बनाया है। ये बात सुनने के बाद में सभी लोग जोर से हंसने लगे और उसके बाद अनीता ने अपने सोने के कंगन उतार कर रोशनी को देते हुए कहा, रोशनी बहू, ये कंगन तुम्हारी पहली रसोई का शगुन है, इसलिए इसे प्यार से समझ कर रखो। सासू माँ, मैंने तो ये खाना नहीं बनाया, फिर मैं आपके लिए ये कंगन अपने पास कैसे रख सकती हूँ? बहू, अगर तूने खाना नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, तू इस खाने को लेकर यहाँ तक आई है, तूने ये खाना हमें बड़े प्यार से परोसा है, ये भी तेरी पहली रसोई का शगुन हुआ ना, इसलिए ये मेरा प्यार है, इसे रख ले और अब इनकार मत करना। ये बोलकर अनीता ने बड़े प्यार से रोशनी के सिर पर हाथ रखा और रोशनी की आंखें खुशी की वजह से भर आईं और उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसे रोते हुए देखकर अनीता ने पूछा, बहू, इतनी खुशी का पल है और तू इस तरह रो क्यों रही है? क्या हो गया? बता, अपने मायके की याद आ रही है क्या? नहीं माँ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कभी मुझे मायके में भी इतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार मुझे ससुराल में मिल रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि गरीब लोगों को मायके से ज्यादा ससुराल में प्यार मिलेगा और उसकी किस्मत बदल जाएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी ये बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है और तभी उसकी ननंद आरती उसे उसके पास आकर गले से लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन शाम के समय रोशनी सभी लोगों का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है कि तभी उसका देवर उसके पास आता है और कहता है, भाभी आप क्या कर रही हो रसोई में घुसकर? आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे। आपको पता है आज मेरी पहली सैलरी आई है, तभी मेरी भाभी रसोई में काम करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? चलो आज मेरी तरफ से सबको पार्टी। रोशनी ने बचपन से लेकर जवानी तक कभी बाहर खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसकी माँ उसे कहीं बाहर जाने ही नहीं देती थी। और अब रोशनी अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और पूरा परिवार बाहर खाना खाने के लिए जाता है। प्रफुल्ल उसे अपने हाथों से एक निवाला खिलाता है। रोशनी शर्मा जाती है। अरे क्या बात है, इस प्यारे से मोमेंट को तो कैमरे में कैप्चर करना चाहिए। आरती ये बोलकर दोनों की फोटो खींच लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। वहीं ये तस्वीर काजल भी देख लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, उस गरीब अनाथ लड़की ने तो उसको जल्दी अपने ससुराल वालों को अपना बना लिया है, अब हमें उससे सब कुछ हथियाने का समय आ गया है। कल ही मैं उसे कॉल करती हूँ और उसको बोलती हूँ कि अपने ससुराल में जो जेवर मिले हैं वो हमें ला कर दे दे। जहाँ पर रोशनी अपने परिवार में खुश थी, वहीं उसके मायके में उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके खिलाफ मंसूबा बना रहे थे। अगले दिन रोशनी अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई होती है और वो अपने आप से कहती है, आज वो मनहूस दिन है जिस दिन मैं पैदा हुई थी और मैंने अपनी माँ को खाया था। काश आज का दिन आया ही नहीं होता तो शायद मेरी माँ जिंदा होती। रोशनी ने ये सब बोला और उसकी सास ने दरवाजे पर खड़े हुए ये सब कुछ सुन लिया था और उसके बाद उसकी सास ने चुपके से एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर ली। वहीं रोशनी को दोपहर में उसकी माँ का कॉल आता है और वो खुशी से कहती है, लगता है मेरी सौतेली माँ को मेरा जन्मदिन याद आ गया है और उन्होंने बधाई देने के लिए कॉल किया है। जैसे ही वो फोन उठाती है तो उसकी माँ अपर्णा कहती है, रोशनी बेटा, मैं जानती हूँ कि तू अपने ससुराल वालों में घुल मिल गई है और तुझे बहुत सारे जेवर भी मिल गए होंगे, लेकिन ये सास ननद पर भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि किसी बहाने से मायके आ जा और अपने घर के सारे जेवर हमारे पास रख जा। आजकल जमाना बहुत खराब है। रोशनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि उसकी माँ ने उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए कॉल किया है और अर्पणा ये बोलकर कॉल कट कर देती है। अब रोशनी रोती है और तभी उसकी ननद आरती उसके पास आकर कहती है, भाभी चलो, मेरे कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन है और मुझे एक बढ़िया सा सूट पहन कर जाना है।
प्लीज आप मेरे साथ मार्केट करने चलो ना, हम एक प्यारा सा सूट खरीद लेते हैं। पर आरती, तुम्हारे पास तो पहले से बहुत सारे कपड़े हैं, और अगर तुम साड़ी पहनना चाहो तो मेरी कोई भी साड़ी तुम पहन सकती हो। फिर बेकार में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है बेटा? नहीं नहीं भाभी, मुझे नया सूट ही पहना है। मेरे सारे कपड़े मेरी सहेलियों ने देखे हैं, और साड़ी पहनकर तो मैं बहन जी नहीं दिखना चाहती। आप प्लीज मेरे साथ चलो। अब रोशनी आरती की जिद के आगे हार मान लेती है और उसके बाद उसके साथ शॉपिंग पर चली जाती है, जिसके बाद पीछे से प्रफुल्ल, अनामिका और कार्तिक पूरे घर को अच्छे से सजा देते हैं। और जैसे ही आरती और रोशनी बाहर से वापस आते हैं, सभी जोर से चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे रोशनी। रोशनी अपने घर को इतना सजा हुआ देखकर, घर में इतनी सारी तैयारियां देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, आप सब लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई। बहू, जब तू अकेले में अपने जन्मदिन के बारे में बातें कर रही होती है ना, तो मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी, और मैंने सोचा था कि आरती को भेजकर तुझे बाहर भेज देती हूँ, और उसके बाद हमने ये सब तैयारियां की। इसके बाद रोशनी को बहुत अच्छा लगता है कि भले ही उसका मायका अच्छा ना हो, लेकिन ससुराल बहुत प्यारा और अच्छा था जो उसका ख्याल रखा करता था। वहीं सब लोग मिलकर रोशनी का केक कटवाते हैं। आरती भी जो सूट रोशनी के साथ जाकर लेकर आई थी, वो रोशनी को देते हुए कहती है, भाभी, ये सूट आपके लिए मैंने अपनी तरफ से खरीदा है। मैं चाहती थी कि आप अपने बर्थडे का गिफ्ट खुद पसंद करें। वहीं अनामिका पूरे घर की तिजोरी की चाबी रोशनी को दे देती है। बहू, अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तेरी है। इस घर को जिस हिसाब से चलाना है, उसी हिसाब से तुझे चलाना है। और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरोगी। तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा परिवार हमेशा तेरे साथ है। तुझे आज तक जिंदगी में जो भी परेशानियां हुई है, आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। रोशनी को भी ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसके ससुराल वाले उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और उसकी फिक्र करते थे। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब अपर्णा और काजल का फोन रोशनी नहीं उठाती, तो दोनों की दोनों उसकी ससुराल में उससे मिलने के लिए आ जाती हैं और सबके सामने दिखावा करती हैं। अरे समधन जी, मैं तो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। दुनिया कहती है कि मैं सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं तो अपनी काजल से भी ज्यादा प्यार करती हूँ रोशनी को। बहन जी, आपको इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जन्मदिन के बाद रात के समय मेरी बहू रोशनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उसे मायके में क्या क्या दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा है। और आपने मेरे और मेरी बेटी के बारे में मेरी बहू को जो भी भड़काने की कोशिश की, वो भी मुझे अच्छे से पता है। तो असली समझदारी यही होगी कि आप यहाँ से चुपचाप चली जाइए। तेरी ये मजाल, अनाथ लड़की, तूने इन्हें सब कुछ बताया। तेरी शादी मैंने इस घर में इसलिए की थी ताकि तू हमारा घर पैसा और खजाने से भर सके, इसलिए नहीं कि तू सारे खजाने और पैसे पर कुंडली मार कर बैठ जाए। वरना तेरी शादी तो मैं किसी गरीब लंगड़े लूले लड़के से भी कर देती। ये सब कुछ सुनने के बाद अब रोशनी को गुस्सा आता है और वो पहली बार अपनी सौतेली माँ को जवाब देती है। माँ, भले ही आप मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन मैंने हमेशा आपको इज्जत दी। जो आपने कहा वो किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके मन में मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। भले मैं अनाथ थी, लेकिन अब मेरे पास मेरा खुद का परिवार है। आज के बाद मेरा आपसे कोई नाता नहीं है। चले जाइए यहाँ से। अपर्णा और काजल अपनी बेइज्जती करवाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अब रोशनी उनसे सारे नाते तोड़ देती है। जब ये बात उसके पिता माधव को पता चलती है, तो माधव भी उन लोगों से बहुत लड़ाई करता है। लेकिन अब उसके दोनों बच्चे रवि और काजल बड़े हो गए थे, इसीलिए वो अपर्णा को घर से नहीं निकाल सकता था। लेकिन अब वो अपने ही घर वालों से बात करना बंद कर देता है